तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान की पहली क्लास चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अपने पास पहला टॉपिक आता है विद्युत की। तो विद्युत की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विद्युत की कहलाती है। सीधा सीधा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत की कहते हैं। इसकी दो शाखाएं होती है, स्थिर विद्युत की, गतिक विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होती है? जिसमें स्थिर आवेशों पर अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। जिस पर गतिमान आवेशों पर अध्ययन किया जाता है उसे गतिक विद्युत की कहते हैं। परिभाषा से देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। सेकेंड है गतिक विद्युतिकी। तो देखिए गतिक विद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाती है। ये तो पता लग गया कि आवेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत की कहती है। अब आवेश क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो आवेश ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। मतलब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश के दो मात्रक होते हैं, एमकेएस मात्रक होता है कूलॉम, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम या फ्रैंकलिन, या इसको ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, जहाँ एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। कूलॉम को C से डिनोट करते हैं, इसकी विमा A1 T1 होती है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। देखिए आगे, एक फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलॉम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण विद्युत। तो देखिए घर्षण विद्युत क्या होता है? जब दो चालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की इस कमी व अधिकता को आवेशित वस्तु कहते हैं और इन आवेशित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाता है। सीधा सीधा जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चल जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन धनी अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे घर्षण विद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ऐसे ही बाल और कंघी को जब रगड़ा जाता है तो बाल धनावेशित हो जाते हैं, कंघी ऋणावेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ जब आपस में रगड़ी जाती है तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, इससे बिल्ली की खाल धनावेशित तथा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी सीधा सीधा एक उपकरण टाइप में होता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो देखिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होते हैं? पहला टॉपिक इसका आता है परिभाषा। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का परिमाण व ध्रुवणता का पता लगाया जाता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाता है। मतलब एक ऐसा उपकरण या एक ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से किसी वस्तु में आवेश पॉजिटिव है, नेगेटिव है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, किस प्रकार के आवेश की उपस्थिति उसमें है तथा कितना आवेश है,
तथा किस प्रकार का आवेश है इसका पता लगाया जाता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाते। ये चित्र दिख रहा होगा आपको। ऐसी कुछ उसकी आकृति होती है जिसमें एक चालक चकती होती है, एक धातु की छड़ लगी होती है, से 2 सोने की पत्तियां लगी होती है, एक जार होता है तथा जो कुचालक ढक्कन से बंद होता है। ये इसकी आकृति होती है। तो देखते हैं, इसमें एक कांच का जार होता है जिसके ऊपरी सिरे पर कुचालक ढक्कन होता है। इस ढक्कन से होते हुए एक धातु की छड़ लगी रहती है जिसके निचले हिस्से पर 2 सोने की पत्तियां, जबकि ऊपरी सिरे पर एक चालक चकती लगी रहती है। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। कार्यप्रणाली, सर्वप्रथम जिस वस्तु पर आवेश की मात्रा का पता लगाना होता है उसे चालक चकती से स्पर्श कराते हैं, जिसका संबंध धातु की छड़ से होने के कारण यह आवेश चालक छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्ती तक पहुंच जाता है, जिससे स्वर्ण पत्ती में विक्षेप उत्पन्न होता है। स्वर्ण पत्ती में उत्पन्न यह विक्षेप वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा के समानुपाती होते हैं। चित्र से देखते हैं एक बार इसमें क्या होता है। ये चित्र अपने पास, इसमें आवेशित वस्तु को जब चकती से छुआ जाता है या चकती से स्पर्श कराया जाता है तो इससे आवेश चकती में आ जाता है। चकती से धातु की छड़ से होता हुआ सोने की पत्तियों में आ जाता है। जैसे ये सोने की पत्तियों में आता है तो सोने की पत्तियों में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब ये दोनों सोने की पत्तियां दूर दूर जाने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि वस्तु में आवेश किस प्रकार का है और कितना है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास चालक तथा कुचालक। अब देखते हैं चालक तथा कुचालक क्या होते हैं। चालक, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो विद्युत का आसानी से चालन करते हैं, चालक होता है। सीधा सीधा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे चालक कहते हैं, या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है उसे चालक कहते हैं। विद्युत का सर्वाधिक चालन चांदी करती है। चांदी विद्युत का सर्वाधिक चालन करती है। कुचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा जो आसानी से विद्युत का चालन नहीं करते हैं, कुचालक कला पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। वह प्रक्रिया जिसमें निरावेशित वस्तु को बिना किसी स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है जैसे कोई वस्तु धनावेशित है और सामने वाली वस्तु निरावेशित है, तो धनावेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से बिना स्पर्श करवाए केवल प्रेरण द्वारा, यानी प्रेरणा देकर या किसी प्रकार उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश, जैसे कोई धनावेशित वस्तु है तो निरावेशित वस्तु में कर देना, जिसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चित्र से देखते हैं कि क्या होता है। ये ऐसा होता है जैसे निरावेशित वस्तु है और ये कोई धनावेशित वस्तु है, इसको केवल इसके पास लाकर इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश ला दिया जाता है, इसे प्रेरण द्वारा आवेशित कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे कोई ये निरावेशित वस्तु है, इसके पास जब धनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो जिस हिस्से के पास धनावेशित वस्तु को लाया जाता है उस हिस्से में ऋणात्मक जितना भी आवेश होता है वो आ जाता है तथा विपरीत दिशा में धनावेशित हो जाती है, मतलब सारा धनावेश दूसरी दिशा में आ जाता है। इस धनावेश वाली हिस्से को भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिससे इस सारा धनावेश भूमि में चला जाता है तथा वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला है, यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलॉम और इसकी विमा A1 T1 होती है। दूसरा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तीसरा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित, मतलब दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब अलग अलग प्रकृति के हैं तो दोनों पास पास आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपने पास चौथा, किसी वस्तु के
धनावेश होने पर उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, जबकि ऋणावेशित होने पर उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। सीधा सीधा किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धनावेशित हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वजन कम हो रहा है, जिससे उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। ऋणावेशित हो रही है मतलब उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जिससे द्रव्यमान में वृद्धि होगी, मतलब भार बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु के गतिमान होने पर उस वस्तु के आवेश में वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे आवेशों का योज्यता का गुण कहते हैं। बीजगणितीय योग क्या होता है, जैसे किसी वस्तु में बहुत सारे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो सबको अपने चिन्हों के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज़, नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज़ जोड़ दिया जाएगा, तो इसे बीजगणितीय योग कहते हैं। इसे आवेशों की योज्यता का गुण भी कहते हैं। सातवां है, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। आठवां है, आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को ना तो मिटाया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निकाय में कोई भी अनुक्रिया होने पर उस निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखते हैं एक कैसे होता है। जैसे 0 न्यूट्रॉन 1 है तो +1 प्रोटॉन 1 है, इसका होगा +1 प्रोटॉन है प्लस -1 इलेक्ट्रॉन है प्लस लेट से कोई एनर्जी है। इसी प्रकार +1 प्रोटॉन 1 है तो 0 न्यूट्रॉन 1 होगा प्लस +1 इलेक्ट्रॉन 0 होगा प्लस लेट से कोई एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा आवेश का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर क्वांटा या बंडलों के रूप में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। तब किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित आवेश की मात्रा निम्न होती है। कितनी होती है? Q बराबर ±NE, जहाँ n पूर्णांक संख्या है जिसका मान +1 -1 या +2 -2 ... इनफाइनाइट तक हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। मतलब सीधा सीधा क्या होता है, आवेश का जो वितरण है तो वो रेगुलरिटी से न जाकर बंडल या क्वांटा के रूप में जाता है, इसे ही आवेशों के क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। इसका सूत्र है Q बराबर ±NE, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और n कोई संख्या होती है जो ±1 2 3 कितनी भी हो सकती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कूलाम का नियम।